फैजाबाद के रहने वाले हैं सर। हमारे बच्चे को 2006 में कैंसर हो गया था। मैम हमारी हमको मिली, फिर मैम ने कहा कि हम बच्चे का आपका इलाज कराएंगे और आप परेशान मत होइए। ईश्वर फाउंडेशन में जो मैम है सपना उपाध्याय मैम, ये हमारी बहुत मदद करती हैं सर। बच्चे का इलाज कराया। बहुत से लोग भी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी मैम ने हम लोग का साथ नहीं छोड़ा। मेरा नाम सुमन लता है, मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। सितंबर 2021 में मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन लास्ट मोमेंट पे बहुत ख़राब हो गई। तो मैं मैडम के पास यहाँ राशन लेने तो आती थी, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं मैडम से मिली, मैडम ने मुझे बुलाया अपने पास और पूछा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मैडम से काम के लिए कहा तो इन्होंने अपने पास मुझे रख लिया। उसके बाद से मैडम ने मेरी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने लगी। जितना ब्लड लगा वो सब मैडम ने दिया। लास्ट में मेरी बेटी एक्सपायर हुई। तो जिस दिन वो एक्सपायर हुई वो क्षण रात में 12 बजे तक मैडम मेरे साथ फ़ोन पे बातें करती रही। ज़िंदगी में कई पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच होती है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन वो बुरा वक्त भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को तब कुछ चीज़ों की अहमियत समझ आ जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ मिस सपना उपाध्याय, जो कि ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन, इतना बड़ा आपने इस मकाम तक इस फाउंडेशन को पहुंचा दिया है, इसके पीछे की कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर होगी। क्या है वो कहानी, या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस फाउंडेशन को शुरू करने की? थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरी बात को रखने के लिए। ये कहानी बहुत पुरानी है। 2002 में मेरी बेटी को फीवर आया और मैं उसको यहाँ मेडिकल कॉलेज दिखाने आई थी। उसी समय में एक बच्चा आईसीयू से क्विट करके जा रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था उसकी फैमिली को। तो मैं और हस्बैंड ने सपोर्ट किया उस समय में, और वो ठीक होकर गया 10-15 दिन में। बहुत सारी दुआएं मिली, उसकी वजह से मेरी बेटी का भी बुखार चला गया। तब उसी समय ये संकल्प कर लिया था, अब और कुछ नहीं करना, केवल दुआएं कमानी है, क्योंकि दुआओं का असर मैंने खुद अपने जीवन में देखा। तो भगवान से यही कमिटमेंट मांगा था कि बेटी ठीक हो जाएगी तो ये काम करेंगे। तो सिलसिला स्टार्ट हो गया। आते थे मेडिकल कॉलेज, 1-2 बच्चों की हेल्प करके चले जाते थे, लेकिन कोई उस समय ये दिमाग में नहीं था कि कोई फाउंडेशन शुरू करेंगे या कुछ करेंगे। पर लोगों ने, जब हमारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जब उनसे हम पैसे मांगते थे कि भाई एक बच्चे की हेल्प कर दो, तो सब कहने लगे कि आपका एनजीओ है, क्या फाउंडेशन है? तो हमको ABCD भी नहीं पता थी। तो फिर हमने सोचा कि अगर हमें हेल्प करनी है ज़्यादा बच्चों की, तो एक फाउंडेशन का नाम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, एक प्लेटफॉर्म चाहिए ही। तो नाम क्या रखा जाए? तो ईश्वर की प्रेरणा से ही ये काम शुरू किया। तो ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना 2005 में की गई। और उसी पीरियड में मैं जब आती थी हॉस्पिटल में, तो तमाम बच्चे कैंसर से ग्रसित पैसेज में डॉक्टर को दिखाने के लिए वेटिंग एरिया में रहा करते थे। तो देखकर तकलीफ़ होती थी कि किसी की आंख बाहर है, किसी के पेट में ट्यूमर है, किसी को ब्लड कैंसर है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर इनका इलाज कर रही थी, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा, आप इतने बच्चों के लिए मदद करती हैं, तो हमारे कैंसर वाले बच्चों के लिए भी कुछ करिए। मैंने कहा बिल्कुल। तो उसी दिन से हमने फोकस किया केवल एक ही बीमारी के लिए, क्योंकि हम सब तरफ हाथ पैर फैलाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो कैंसर पे ही ज़्यादा सोच के काम किया कि इसके रिज़ल्ट हमें देखने हैं। वैसे भी मिथ है कि कैंसर इज़ नॉट क्योरेबल, पर हम अब कहते हैं कि कैंसर इज़ क्योरेबल, बट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर मेडिकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। अब हज़ारों बच्चों की सेवा में अपना जीवन बिता दिया। अब ये 20वां साल चल रहा है, और जब तक सांसें हैं भगवान ने दी हैं, तब तक काम करते रहेंगे। सपना जी, आपका जो फाउंडेशन है वो ना सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद करता है, बल्कि और भी तमाम वेलफेयर की चीज़ें करता है। उनमें क्या क्या शामिल है?
पहले तो हम ने जब शुरू किया था ये काम करना, तो हमने केवल बच्चों के लिए जो दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती हैं वो हमने शुरू किया। फिर हमने देखा कि माता पिता बीच इलाज से भाग जाते थे, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो उनको रोकने के लिए हमने कहा जब तक आप यहाँ रहोगे हम आपको राशन किट भी देंगे, आप बच्चे का इलाज कराओ। तो राशन किट का भी शुरू कर दिया। फिर देखा कि पेरेंट्स को, बच्चों को न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी शुरू कर दिया। फिर लगा कि और बच्चे, जैसे एक बच्चा कैंसर पीड़ित है लेकिन उसके और भाई बहन हैं, वो गरीबी की वजह से गांव में हैं और उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा। तो हमने फिर धीरे धीरे उन बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स को रिहैब करने का भी काम शुरू किया। तो अब हम क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, राशन किट देते हैं जब तक यहाँ रहेगा, उनके कपड़े, उनके लिए चादर, उनके लिए कंबल, और जब कैंसर और न्यूट्रिशन सपोर्ट, जब कैंसर से बच्चे ठीक हो जाते हैं तो हम उनको शिक्षा में सहयोग देते हैं। क्योंकि देखिए, गरीबी दूर करने का एक ही बिल्कुल फ़लसफ़ा है कि आप उसको शिक्षित करें और रोज़गार दें। तो हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनके माता पिता को रोज़गार देते हैं। तो और इसी परिवार की बेटियों की शादियां भी करते हैं, लगातार हर साल 5-6 शादियां करते हैं। अब लगातार करते करते 178 शादियां हम कर चुके हैं। हर साल एक कैंसर पीड़ित फैमिली का, जिनका घर नहीं बना है, उनका घर बनाते हैं। क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं समाज के सहयोग से कर रहे हैं, कोई सरकारी मदद तो लेते नहीं हैं। तो जितना रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम कर पाते हैं। और इसके बाद उन महिलाओं को हमने रोज़गार से जोड़ा है जो कैंसर पीड़ित बच्चों की माएँ हैं। उनके लिए एक हमने मसाला फैक्ट्री भी शुरू की है, और उसमें 2 लोगों से शुरू की थी, आज 20-25 फैमिली काम कर रही हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो इससे इनकम होती है उसका प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर आता है, जिससे उन बच्चों की, कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज में हेल्प मिले। तो कोशिश ये है कि सेल्फ सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जा रही है। तो सपना जी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आप उन बच्चों की सेकंड मॉम हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी आती होंगी कि कैंसर पेशेंट्स जो है उनकी जीने की उम्मीद तो है। जिस तरह आपने पहले बताया कि आप परिवार को भी अपने इस रिहैब सेंटर में लेकर आती थी, लेकिन कई बार परिवार ही कदम आगे नहीं बढ़ाता। तो उस सिचुएशन को आप लोग कैसे डील करते हैं? पहले तो हम ऐसा करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और बहुत अच्छे से काउंसलिंग, लगातार 2-4-6 दिन लगातार उसको समझाते हैं। और फिर भी उसको समझ नहीं आता तो हम कहते हैं तुम्हें कहाँ कमी आ रही है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, इस मुश्किल दौर में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि गांव में ऐसा है, गांव में गिरवी रखी है, गांव में कर्जा बहुत हो गया है, या जैसी भी है। हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके गांव जाते हैं, और गांव जाके अगर उसका जो छोटा मोटा उसकी प्रॉब्लम है वहाँ भी सॉल्व करते हैं। वहाँ अगर वो हमारे पास नहीं रुकता है तो फिर हम गांव में जाके उसकी एक छोटी सी दुकान भी खुलवा देते हैं, ताकि तुम गांव में रहो लेकिन अपनी जीविका के लिए काम करते रहो जब उसके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ में। 2007 में एक बच्ची थी रेटिनोब्लास्टोमा की, जिसकी दोनों आँखों में कैंसर हो गया था, और उसके दादा दादी ने ये कह दिया था कि इस बच्ची को गोमती में फेंक कर आना। 2 साल की बच्ची थी। तो माता पिता यहीं रुक गए मेरे पास में, गांव नहीं गए। 8 साल तक वो मेरे साथ रहे, और वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, और अब उसके दादा दादी भी नहीं है तो वो अपने घर चली गई है, अब ब्रेल के थ्रू पढ़ रही है। तो ऐसी भी बहुत सिचुएशन है। अभी एक बच्चा और है मेरे पास में, 2006 में आया था, जिसको एक हेपेटोब्लास्टोमा था, और उसका इलाज कराया, लगभग 6-7 साल तक इलाज कराया। उसी इलाज के दौरान उसके माता पिता की डेथ हो गई, और फिर से उसको रिलैप्स हुआ है 8 महीने पहले। और अब उसकी दादी मेरे पास ही छोड़ गई है कि अब आप ही देखो, आप ही इसकी माँ हो, हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो 8 महीने से यहाँ हैं। ऐसे तमाम बच्चे आते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, शरण देने वाला ईश्वर है, हम तो माध्यम है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नॉट एज अ फाउंडर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, सपना उपाध्याय, अच्छा, ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन चलाने से पहले भी सपना का कोई तो सपना रहा होगा?
सपना था कि क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर्स किया था, रिसर्च करना चाहती थी और कर रही थी। उस पीरियड में अचानक बेटी की वजह से टर्निंग पॉइंट आ गया, वो ठीक हो गई और मैं यहाँ आ गई। तो पर कर तो रही थी, एक सेटिस्फैक्शन अंदर से नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक मन में अजीब सी उलझन रहती थी कि डिग्री तो ले रही हूँ लेकिन जो मैं चाहती हूँ ये नहीं है। अब ये शुरू हुआ सिलसिला मदद का, तो मुझे लगता है शायद यही था जो मैं चाहती थी, यही सपना था मेरा। अच्छा, जिन बच्चों की आप मदद करती हैं शिक्षा दे करके, जब आप देखती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और जब वो वापस मुड़ के ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ देखते हैं, आते हैं, तब आपको क्या महसूस होता है? बहुत सुकून और एक इतना सुखद पल होता है वो मेरे लिए। मैं क्या बताऊं कि अभी जिन बच्चों को हमने स्क्रैच से पढ़ाना शुरू किया था, 18 बच्चों ने ITI किया और सब प्लेस्ड हो गए, सब नौकरी कर रहे हैं। 3 बच्चियां हमारी GNM नर्सिंग कोर्स कर रही हैं, 3-3 साल का कर रही हैं, और एक बच्चा CA कर रहा है। तमाम बच्चे और पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो कमाने लगे तो एक छोटी सी डोनेशन लेके आते हैं कि मैम आप ही ने तो इस लायक बनाया है और ये रख लीजिए। तो वो धनराशि होती है, वो मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यही चीज़ तो चाहिए कि समाज में मुख्य धारा से ये बच्चे जो कि इतनी बड़ी लड़ाई से जीते हैं, आज मुख्य धारा में कदम से कदम समाज के साथ मिला रहे हैं। यही बहुत अच्छी अनुभूति होती है। सपना जी, जिस तरह आपने पहले भी बात बताई थी कि कैंसर लोगों को लगता है कि वो क्योरेबल नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मिथ है कि कैंसर क्योरेबल नहीं है, लेकिन हमने बहुत बच्चों को ठीक होते हुए देखा है और आगे भी देखेंगे। उसके लिए सबसे अर्ली साइन पे ज़रूर देखना चाहिए कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका अर्ली डिटेक्शन है, वो तुरंत, अगर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म फीवर आ रहा है, कहीं कोई ग्रोथ हो रही है, कहीं गांठ आ रही है, और अगर ऐसा लग रहा है कुछ भी ऐसा, तुरंत अच्छे बड़े सरकारी अस्पताल में जाके पहले जांच कराएं। अपनी मर्जी से झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज ना कराएं, क्योंकि कैंसर की ग्रोथ जानते हैं कि मल्टीपल में बढ़ती है। तो इसको तुरंत ही रश करें, जो भी अर्ली साइंस आते हैं उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि आपके परिवार से तो आपको सपोर्ट मिला होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे आपने कैसे डील किया? जब शुरू किया था तो परिवार तो मेरे साथ आज भी है, पहले भी था। बिना परिवार के सपोर्ट के तो मैं कर ही नहीं सकती थी, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ये जो मैं कहती हूँ सेवा, अगर सेवा कर रहे हैं तो वो संघर्ष की राह है, ये कांटों भरी राह है, और इस पे अगर बीड़ा उठा लिया है तो चलते जाना है। और तो वो जो संघर्ष आता है कि कभी इन बच्चों के लिए बहुत सारी पैसा लगता है, बहुत सारे चीज़ें लगती हैं, उसके लिए नहीं होता, हताश नहीं होती, थोड़ा सा ये लगता है कैसे करेंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान करना है, पर वो पीछे डोर अब नहीं खींचती। वो एक समय था जब हिम्मत कभी कभी थोड़ी सी होती थी पल भर के लिए, लेकिन अब नहीं होती। अब ये चैलेंज की तरह से हम लेते हैं कि कोई भी मुश्किल घड़ी हो, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा ईश्वर है। इस फाउंडेशन के लिए आपने आगे क्या कुछ प्लान सोचे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? प्लान तो बहुत कुछ हैं कि हम, जैसे अभी हमने फैक्ट्री लगाई कोविड के टाइम पे, और अब हमारा कोशिश यही है कि अगर हमें कहीं ज़मीन मिलती है और लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैं इनके लिए एक स्कूल बच्चों के लिए और एक छोटा सा हॉस्पिटल गांव के पास में, क्योंकि जितने केसेस ज़्यादा जिस रीजन से आते हैं, जैसे सीतापुर और लखीमपुर और हरदोई, इस रीजन में छोटे से अस्पताल, ताकि उन तक, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम उन तक प्राइमरी हेल्प के लिए पहुंच जाएं। और स्कूलिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बहुत महंगे स्कूल हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होते, और हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं कि हम कितने बच्चों के लिए कितने लोगों से हाथ फैला के मांगेंगे। तो एक ऐसा स्कूल हो जहाँ शिक्षा का मंदिर हो, जहाँ बच्चे पढ़ें और स्किल ट्रेनिंग पाएँ और आगे अपनी समाज
की मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो ये थी हमारे साथ ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर मिस सपना उपाध्याय, जो तमाम बच्चों की सेकंड मॉम है, जिनको इलाज, मदद और प्यार की सख्त ज़रूरत थी। वीडियो जर्नलिस्ट हरे राम के साथ मैं नबीला उरूज, आज की खबर।